अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात सिर्फ जगह के तयन के हद तक ही महदूद हैं। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात में ताहाल डेडलॉक जो है वो बरकरार है। तो क्या हुकूमत अपनी हिकमत अमली से पीटीआई के इस एहतजाज की कॉल को कमज़ोर कर पाएगा या नहीं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हुकूमत ने जो अपनी हिकमत अमली तैयार की है उससे पीटीआई के एहतजाज को कोई फ़र्क पड़ा है या वो कमज़ोर हुए हैं कहीं पर? नहीं, देखें, अभी तो बातचीत चल रही है और मुज़ाकरात यहाँ पे जारी हैं इस्लामाबाद में। और वो यकीनन आज बैरिस्टर गौहर साहब से जो मुलाकात हुई है ख़ान साहब की, उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात अभी जारी हैं। तो उनको इस्लामाबाद से बाहर या एक ख़ास जगह पे पेशावर मोड़ के पास वो रुकें और शहर में वो दाखिल ना हों। लेकिन उसके जवाब में भी जो तहरीक इंसाफ है वो यकीनन अपनी कोई शराइत रखेगी और शराइत भी रखेगी। और फिर ये भी हो सकता है कि इस सारे मामले को वो कल दोबारा लेके जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से बात करें और फिर वो, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो हतमी फ़ैसला खान साहब ही कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने इख्तियारात दे के भेजे हैं, हुकूमत की तरफ से ये बात की गई है कि जी वो आप दाखिल ना हो, लेकिन दाखिल अगर ना हो तो फिर पड़ाव डाल के एक तरह से देखें। मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताऊँ। पहली बात तो ये कि आज शहादत हुई है एक पुलिस जो है पुलिस के एहलकार की, और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कई ज़ख्मी भी हैं पुलिस एहलकार और बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार भी हुए हैं और वो भी उधर से भी कहा जा रहा है कि वो लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन ये जो इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है और मुल्क के बाकी इलाकों, देखें, ये तकरीबन इसको आप सीज कह लें, आप एक तरह से कहें कि यहाँ पर अगर कल भी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद, दफातर बंद, अदालतें आज अपने काम नहीं कर सकें, जो आज पहला वर्किंग डे था मंडे, लेकिन तमाम दफातर सरकारी निजी तकरीबन सारे के सारे बंद थे। जो माशी तौर पे इसका नुकसान जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना ने किया है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, 190 अरब का, लेकिन यहाँ पे वज़ारत ख़जाना के जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं वो इसकी तादाद वो कह रहे हैं कि ये बढ़ता जाएगा। ये अगर ये एक रोज़ का है, लेकिन उसके बाद ये मतलब क्योंकि आज तीसरा या चौथा रोज़ है तकरीबन, और उसकी जो एक्यूरेट फिगर है उस नुकसान की शायद वो अब कुछ दिनों के बाद सामने आए। वैसे जो ज़िंदगियाँ जा रही हैं वो तो एक अलग मामला है, लेकिन इसमें जो है मुकम्मल तौर पे स्टैंड स्टिल है। और कल से ऑनवर्ड ये अगर तो ये सड़कें खुल गई और ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए, क्योंकि इन मुज़ाकरात में ये है अभी कि कुछ सड़कें खोल दी जाएँ और रावलपिंडी से इस्लामाबाद लोग आ जा सकें, और इस्लामाबाद एक तरह से जो चारों तरफ से बंद है, और ये जो तमाम पड़ाव है ये एक तरफ आ जाए और ये इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जवाब में इसमें से वो क्या लेंगे? क्या वो वही होगा कि वो बाहर रहेंगे और वो तो बैठे रहेंगे, हुकूमत फिर कहेगी अच्छा आप बैठे रहें यहाँ पे? ये तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई तो इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा। वो गालिबन कोई एक डेडलाइन होगी या उसके जवाब में वो जो है वो मुख्तलिफ कारकुनों की और बाकी लोगों की वो रिहाई की बात करेंगे, और मुज़ाकरात के बाद वो एक डेडलाइन, अभी तक जो बात हो रही है वो एक डेडलाइन देंगे कि ठीक है आप 48 घंटे 72 घंटों के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अंदर आना शुरू होंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने। और इसी दौरान वो इंतज़ार ये भी कर रहे हैं कि जो वकला का एक जो धड़ा है पूरे मुल्क में, एक ग्रुप है जो हामिद खान साहब की तरफ से, तो वकला भी इसमें शरीक हो जाएं। और इस दौरान जो है वो अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इस्लामाबाद कुछ खुलेगा, वरना ये है कि कल से फिर यहाँ पर जो किल्लत है खाने पीने का सामान और बाकी जो ज़रूरियात हैं लोगों की, उसमें कमी कल से आ सकती है, पेट्रोल समेत। तो ये अब इसके लिए कोशिश हो रही है और देखें कि ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरह से सीज है, इस्लामाबाद चारों तरफ से बंद है, हमारे स्टाफ के लोग, बाकी दफातर में लोग नहीं पहुँच पा रहे,
और ना सिर्फ ये कि आने के रास्ते बंद हैं, जाने के रास्ते भी बंद हैं। ये बड़ी एक अजीब सी बात है और बिल्कुल कंटेनर्स हैं और पुलिस जो है वो थक रही है अब। अच्छा, तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो ज़ाहिर है कि हुकूमत को और हमारे रियासती अदारों को भी इस बात का एहसास है कि पुलिस वाले एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें, अभी जो बेलारूस का डेलीगेशन है उसकी सिक्योरिटी, लुकाशेंको वहाँ के जो बेलारूस है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ज़ाहिर है बिल्कुल रशिया के साथ, और वहाँ पर भी वेपन्स वगैरह डिप्लॉय रशिया ने किए हुए हैं, तो वो इस वक्त बेलारूस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ का डेलीगेशन यहाँ पे और उसके जो हिफाजती इक़दाम हैं वो बहुत सख्त हैं। ये आप देखें कि किसी तीसरे मुल्क पे किसी तीसरे मुल्क की सरजमीन पे या दूसरे मुल्क की सरजमीन पे जो डिप्लोमेट्स होते हैं या जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनकी मेहमानों की उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे आज की दुनिया जहाँ पर मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि ये एक बज़ाहिर ऐसा लगता है और ये मेरा अंदाज़ा भी है कि या एक ख्याल है मेरा कि ये एक बड़ी जंग है जिसके बहुत सारे महाज जो हैं वो खुले हुए हैं। तो उसमें फिर यह भी है कि जी किसी और सरजमीन पे कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए कि कोई डिप्लोमेट या कोई मेहमान हमारे किसी को नुकसान पहुंचे, तो उनकी सिक्योरिटी भी लाजिम है और साथ शहरियों की सिक्योरिटी और जान माल और बाकी जो आप देखें कि कुरम में वाक़यात अफसोसनाक पेश आए हैं वो भी एक, साथ ही बलूचिस्तान के हालात, बाकी हालात, तो मुल्क जो है वो इस वक्त एक आप समझें कि बहुत बड़े, ये पॉली क्राइसिस, एक क्राइसिस नहीं है, इसमें इकॉनमी को भी मिला लें आप और सोशल अनरेस्ट, और अब ये इस्लामाबाद बंद है और ये मामलात कहाँ जाके रुकते हैं। तो दुआ तो हमारी ये है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन वो शराइत जो हैं वो फिर क्या होंगी ये देखना है। और क्या एक कॉर्नर में अगर उनको बिठा दिया जाता है, और ये तो फिर पहले जो हुआ था फिर वही शुरू हो जाएगा, हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ वज़रा आएंगे। तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, हुकूमत के लोगों से भी बात हुई, तो उनके पास कुछ देने के लिए है नहीं ऐसा, क्योंकि वो जो बात है कि जी इलेक्शंस जो हैं उसको दोबारा से मैंडेट वापस किया जाए और 26वीं तरमीम और वो सारे मामलात अगर होते हैं तो फिर तो ये पूरा ढांचा ही खुद गिर जाता है, तो वो जिस शाख पे बैठे हैं उसे क्यों काटेंगे। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मामलात होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैं जिसको एक कहता हूँ ना कि एक बड़ी जंग गालिबन है और उसके बहुत सारे महाज हैं, और उसमें जैसे पहली जंग अजीम में कल मैंने जिक्र किया था कि एक वेस्टर्न फ्रंट खुल गया था उनका, और उसमें वो यूरोप के अंदर ही था, उसमें रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनके दरमियान जो है वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था, और एक ईस्टर्न फ्रंट खुल गया था। और जो वेस्टर्न फ्रंट था वो तो खंदकों में हो रहा था, ये खुले मैदान में हो रहा था जो ईस्टर्न फ्रंट था यूरोप के अंदर ही। और फिर उसके बाद मशरिक़ वस्ता में हमें पता है यहाँ पे ऑटोमन्स के अगेंस्ट अरब खड़े हो गए थे, तो कई फ्रंट्स खुल गए थे, अफ्रीका में जंगें शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम में ऐसे ही हुआ था कि पैसिफिक में अगर पर्ल हार्बर और ये न्यूक्लियर वेपन ना गिरते, हिरोशिमा, और ये हमें पता है कि एक पैसिफिक का महाज था, एक वो जर्मन जो थे वो ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ रहे थे, वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहे थे। अब ये जो जंग है ये क्या ये बड़ी जंग है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग आज बात बताऊं कि जो दुनिया के कई अखबार इस वक्त जो है आज पिछले 24 घंटों में उन्होंने अपने अखबारों में ये एक तरह से आप समझें कि ये ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से ये बात आनी शुरू हो गई है कि तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ जाती है किसी भी वक्त, तो दुनिया के महफूज इलाके कौन से हैं जहां पर आप जाके आबाद हो सकते हैं और वहां की जो है वो बुकिंग आप हमसे फौरी तौर पे करवा लें। यानी वहां की ट्रैवल एजेंट्स ने बुकिंग शुरू कर दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 कम से कम जो अखबार हैं, एक तो मिरर है, 21वीं स्लाइड, वर्ल्ड वॉर 3 शोज उनका जो मैप है सेफेस्ट कंट्रीज। अच्छा, अब जो सेफेस्ट कंट्रीज हैं ये एक्सप्रेस जो है बरतानिया का वो भी बता रहा है वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्रीज। अगर जो है पहले हम दिखा दें, अगर स्लाइड हमारी तैयार है, मिरर, फिर उसके बाद एक्सप्रेस और फिर तीसरा मेल, डेली मेल, व्हाट आर द सेफेस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ द वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट्स। अब उसमें वो बता रहे हैं कि जी ये जो है ये पेजर बम्स हो गए और ये पेजर बम्स भी हो गए, जंग वाइड हो रही है, पुतिन ने हमला कर दिया, ये हो गया। अच्छा, ऐसी जगह बता रहे हैं जहाँ पेजर, जहाँ इंटरनेट और ये भी ना हो, आप महफूज भी रहें। और अच्छा, अब उसमें एक आइसलैंड, फिर ये मैप देखें आप तो कहने या भूटान चले जाएं या फिजी चले जाएं या आप न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया मत जाएं, ये मैप शाया हो रहा है, और इंडोनेशिया चले जाएं,
साउथ अफ्रीका चले जाएं, चिली चले जाएं, ब्राज़ील ना जाइएगा, अर्जेंटीना चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, आइसलैंड या ग्रीनलैंड चले जाएं, तो इन मुल्कों के अंदर वो अपने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो उन्होंने 3-4 अखबारों में आज ये शाये हुई है और उसके साथ ही मैप शाये हुआ है कि भाई इससे पहले कि जहाज़ वहाज़ सारे बंद हो जाएं, बुकिंग सारी ख़त्म हो जाएं, तो आप फटाफट जो है इन मुल्कों में जाके पनाह लें। तो ये एक नया धंधा शुरू हो गया। अच्छा, एक नया फ्रंट खुला है इसमें पिछले 24 घंटों में इस पूरे तनाव का, और वो जो है वो कैलिन जॉर्जियो जेस्क्यू के नाम से, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये जो है ये रोमानिया में इलेक्शंस हुए हैं और रोमानिया के जो इलेक्शंस हैं उनमें सदारती जो इलेक्शन है उसमें ये इलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, रोमानिया को आप ज़हन में अगर मैप हम सामने रखें रोमानिया का, तो हमें इस बात का पता चलता है कि रोमानिया जो है उसकी जो सरहदें हैं वो यूक्रेन से मिल रही हैं और उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रोमानिया की। और हम देखें तो वो फर्स्ट अगर मैप में देखें तो यूक्रेन से उसकी सरहदें मिल रही हैं शुमाल मशरिक में, फिर उसकी सरहदें मगरिब में जो हैं वो मिल रही हैं हंगरी से। अच्छा, फिर उसकी सरहदें मिल रही हैं बल्गारिया से जनूब में, साउथ में, फिर उसकी सरहदें सर्बिया से मिल रही हैं जनूब मगरिब में, फिर मोल्दोवा से मिल रही हैं। लेकिन ये लैंडलॉक नहीं है रोमानिया, ये ब्लैक सी के साथ है, यानी इसकी वो जो ब्लैक सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी है, यानी मोल्दोवा, यूक्रेन, बल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, और ऊपर जो आपको डार्क ग्रीन नजर आ रहा है बिल्कुल मोल्दोवा से ऊपर वो यूक्रेन है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और ये ज़हन में रखिए कि ये नेटो का एक मुल्क है, नेटो का रुकन है रोमानिया, और ये जो है यहां पर यूरोप की सबसे बड़ी जो बेस है, मिलिट्री बेस नेटो, वो बना रहा है। यानी रोमानिया की जो जर्मनी की रेमस्टीन बेस है उससे बड़ी बेस यहाँ पे जो है वो तैयार हो रही है। वो बुखारेस्ट जो कि इनका कैपिटल है उससे कुछ फासले पे वो तैयार हो रही है कॉन्स्टेंटा के इलाके में। अच्छा, ये सबसे बड़ी नेटो की बेस होगी पूरे यूरोप में। ठीक। अब ये यहां पर हुआ क्या है कि ये जो साहब हैं जो वहां पे सदारती इलेक्शन जीत गए हैं और पहला मरहला, ज़ाहिर है 50% वोट इनको नहीं मिले, तो हो सकता है कि वो इसको हालिया तारीख का सबसे बड़ा अपसेट कहा जा रहा है। ये जो कैलिन जॉर्जियो जेस्क्यू हैं, ये इनके जीतना क्यों एक बहुत बड़ा खौफनाक मामला है कि ये नेटो के खिलाफ हैं और पुतिन के हमायती हैं। यानी नेटो की सबसे बड़ी बेस जो कि रोमानिया में बन रही है, ये कहते हैं कि रोमानिया को नेटो में नहीं होना चाहिए, और यूक्रेन के ये जंग के खिलाफ है, यूक्रेन के खिलाफ है, और ये पुतिन के बहुत बड़े हमायती हैं और पुतिन के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये जो अब इशू है, ये देखिए जो रोमानिया है वो इससे पहले हमने देखा कि जी वो जो जॉर्जिया में इलेक्शन हुआ, हंगामे वगैरह हुए सारे, लेकिन अल्टीमेटली जॉर्जिया भी उस तरफ चला गया रशिया के स्फीयर में। फिर उसके बाद हमने देखा कि जर्मनी का जो ईस्टर्न उसके जो इलाके हैं वहाँ इलेक्शन हुआ, वो भी वहाँ उस तरफ चला गया। अब ये जो रोमानिया अगर चला जाता है, रोमानिया नेटो का मेंबर है, ईयू का भी मेंबर है, वो अगर रशिया की तरफ चला जाता है तो सूरत हाल बड़ी अजब सी हो जाती है। और ये सूरत हाल जिसको फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है 4th स्लाइड के प्रो रशियन हार्ड राइट कैंडिडेट टॉप्स रोमानियन प्रेसिडेंशियल पोल, और गार्डियन ये कह रहा है कि शॉक 3rd स्लाइड, शॉक इज प्रो रशिया इंडिपेंडेंट विंस फर्स्ट राउंड ऑफ रोमानियन इलेक्शन। नेटो का मुल्क सबसे बड़ी नेटो की वहां पर फौजी अड्डा बन रहा है, और वहां पर जनाब ऐसे साहब जीत रहे हैं जो पुतिन के हामी हैं और नेटो के खिलाफ हैं। अच्छा, ये जो है ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो रोमानिया है इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है। इसको पहले कहते थे दाचिया, ये पहले एक मुल्क था। मैं इसकी बड़ी मुख्तसर सी इसकी तारीख बता के, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें एक नुकता बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको पहले दाचिया कहते थे, उसके बाद ये हुआ कि ये 3 हिस्सों में तकसीम हुआ, और ये जो अगर हम थर्ड स्लाइड दिखाएं तो ये खाली दाचिया के नाम से एक ही जगह थी, एक बड़ा सा इलाका यूरोप में होता था। उसके बाद इसके 3 हिस्से बन गए। एक तो बन गया इसका विलाशिया,
ये करून वस्ता में और मोल्देविया और त्रांस वेनिया। अच्छा, अब इसके 3 इलाके बन गए और 3 इलाके जो बने इसके, अगर हम इसमें सेकंड मैप दिखाएं तो 3 इलाके में नज़र आएंगे। और इसमें जो वलाशिया है उसमें सिर्फ मुख्तसर सा जिक्र उसका इसलिए करूँगा कि वो बड़ी हालिया तारीख में भी उसका जिक्र है। वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पर वलैद द एम्पलर जो हैं वो वहाँ पे एक उन्होंने हुक्मरानी की वलाशिया के इलाके में, और वो 3 दफ़ा जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ जंगों में वो हटे, फिर वापस आए, फिर हटे, फिर वापस आए, फिर आखिर में ये हुआ कि उनका ऑटोमन्स के साथ महमद दोइम के साथ उनकी जंग हुई, गिरफ्तार उनको कर लिया गया और उनको जो है वो मारे गए। अच्छा, लेकिन ये जो है ये रोमानिया में ये कौमी हीरो के तौर पे याद रखे जाते हैं। लेकिन उसके मैं इनका जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है तारीख़ में कि ये जो एक पुरस्कारियत थी इनके किरदार में, और इनको जो है वो मुख्तलिफ हवालों से रोमानिया इनको याद भी करता है। लेकिन हुआ ये कि 1897 में एक मुसन्निफ ब्रैन स्टॉकर ने एक नावल लिखा, और उस नावल में ये जो बादशाह थे, इन बादशाह को एक ऐसे किरदार की सूरत में सामने पेश कर दिया दुनिया के सामने जो आज तक वो मशहूर है। अच्छा, अब रोमानिया में आप जाए ना तो लोग बहुत शदीद नाराज़ होते हैं जब उनको ये बताया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में वो किरदार बड़ा मशहूर है, और वो किरदार है ड्रैकुला। अच्छा, ड्रैकुला जो है वो ड्रैकुला को वो ब्रैम स्टोकर का जो नावल है ड्रैकुला, उसमें ब्रैम स्टोकर ये कहते हैं कि जी ये जो वलैद एम्पलर से मुतासिर होके ये काउंट ड्रैकुला को जो है पूरा किरदार तख्लीक हुआ, और ऑल्दो के एक फिक्शन था। अच्छा, ड्रैक जो है उसको रोमानिया में जालिम आप कह सकते हैं। वहाँ पर जो है वो एक कैसल भी है, ब्रैंड कैसल, उसको ड्रैकुला का किला कहते हैं। कुछ लोग बड़ा वेलकम भी करते हैं, रोमानिया में आप जाएं तो वहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ का जो कौमी हीरो है उसको बाकी दुनिया में जो है वो उससे माखूज है ये किरदार जो कि काउंट ड्रैकुला है, और जिसके ऊपर नॉवेल्स भी हैं और फिल्में भी हैं, सब कुछ है। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि रोमानिया जो है वहाँ पर अगर प्रो प्यूटिन हुकूमत बनती है तो एक और मुल्क जो है वो नेटो के हाथ से निकलता है, और साथ ही नेटो की जो बहुत ज़्यादा सप्लाईज हो रही हैं यूक्रेन को, वो रोमानिया के थ्रू हो रही हैं। रोमानिया, पोलैंड, ये मुल्क जो हैं, अब रोमानिया के अंदर प्रो प्यूटिन हुकूमत आ रही है, तो और ये एक नया जो है सियासी आप समझें कि वहाँ पर इससे पहले देखें बहुत यानी कई सालों तक ये जब सर्द जंग हुई है तो 1965 से लेके और मेरे ख्याल से 1990 के शुरू तक वहाँ पे ये निकोलाई शेशिशको जो हैं वो वहाँ पे वो मौजूद थे कई सालों तक, कई दहाइयों तक। वो कम्युनिस्ट थे, वहाँ पर उन्होंने हुक्मरानी की। फिर 89 में उनके ख़िलाफ़ एजिटेशन शुरू हो गया और फिर वो फ़रार हुए। फिर फ़रार होने के बाद वो भागे वहाँ से। जब सोवियत यूनियन के आखिरी दिन चल रहे थे, उन्होंने भागने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर उनका उतर गया, लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस ने घेरा उनको चारों तरफ से, और फिर ये हुआ कि उनको उनकी बीवी के साथ खड़ा करके फ़ौज ने गोली मार दी। ये 1989 का वाक़या है। और मैं सिर्फ यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड बीबीसी की कोट यहाँ पे कर दूँ, अगर जिन्होंने डिटेल इसकी देखनी हो, कि बीबीसी ने ये ख़बर इस तरह से दी थी कि अगर शेशिशको की एग्जीक्यूशन ना होती तो मॉब लिंचिंग हो जाती, क्राउड पकड़ के जो है वो उनको फांसी लगा देता मियाँ बीवी को। तो इसलिए उनको दीवार के साथ खड़ा करके और फ़ौज ने गोली मार दी। और फिर उसके बाद टेलीग्राफ उस ज़माने का फर्स्ट स्लाइड अगर मैं दिखाऊं, ये रोमानिया की हिस्ट्री एक बड़ी बिटर हिस्ट्री है। तो उनको ब्लैक विंटर कोर्ट में ही उसके बाद जो है वो उनको दफना दिया गया था, उनके जो बॉडीज़ थी और ये सारा। अब इशू जो है वो ये है कि ये ख़त्म हो गया था ये कम्युनिज़म का दौर ख़त्म हो गया था इसके साथ ही। अब जो दोबारा वहाँ पर इतने सालों के बाद रोमानिया में तब्दीली आई है,
तो रोमानिया की जी ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली जो है ये फिर दोबारा कम्युनिज्म की तरफ, या प्रो रशिया या प्रो पुतिन। तो इसलिए ये एक जल्जला सा है कि भाई आप तो वहाँ पर हंगामों के नतीजे में 89 में 90 में कम्युनिज्म ख़त्म हुआ था, उसके बाद जो है वो ईयू का मेंबर बना रोमानिया, उसके बाद नेटो का मेंबर बना, उसके बाद सबसे बड़ी बेस है कि जर्मनी की रेमस्टी को छोड़ के यहाँ पर सबसे बड़ी बेस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब पब्लिक ने वोट डाल दी है फिर कम्युनिस्ट को, या जो है कम्युनिज्म की तरफ जो माइल शख्सियत है, या वो जो कि प्रो पुतिन है और नेटो के खिलाफ है और यूक्रेन की जो है वो हमायत भी नहीं करता, वो शख्सियत वहाँ पे अब आ रही है जनाब सबसे ज़्यादा वोट लेके। और सेकंड राउंड होगा मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के दौरान, लेकिन ये कि वो 50% वोट ले जाएगा बंदा। अब ये है कि अब ये एक नया महाज खुल गया। इससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि हुतीज वहाँ पहुँच गए हैं लड़ने के लिए रशिया में, नॉर्थ कोरिया पहुँचा हुआ है रशिया में। और ये बड़ी अब एक अजीब सी बात हो रही है कि इसमें देखें, अगर हम इसको देखें कि ये एक बड़ी जंग है, तो आप इसमें देखें कि हुकूमतें तब्दील हो रही हैं यूरोप के अंदर। यूरोप तितर बितर है 3-4 हिस्सों में। एक है कि यूरोप को ताकतवर होना चाहिए, एक ये कि नेटो के साथ, अमेरिका के साथ और कनाडा के साथ हमें चलना चाहिए। तीसरा ये है कि नहीं, हमें रशिया के साथ चलना चाहिए। चौथा जो है वो ये कि रशिया के साथ नहीं, हम चाइना के साथ चलते हैं। जैसे बरतानिया अलग तो है, लेकिन आप देखें ना कि बरतानिया और जर्मनी दोनों के जो हुक्मरान हैं उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की है G20 में, तो वो चाइना के साथ चलना चाह रहे हैं। रशिया के, चाइना के और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो बिल्कुल, और नॉर्थ कोरिया। तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, जैसे कई फ्रंट्स हैं। और ये ज़हन में रखें कि इस जंग में, और जैसे पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान फ़र्क ये था कि टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर आ गया था, टैंक्स आ गए थे, बहुत कुछ हो गया था। इसी तरह इस जंग में जो है वो ट्रेड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्तिसादी पाबंदियां बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो हाइब्रिड जो वॉरफेयर है, जो नफ्सियाती जंग है, जो सोशल मीडिया की बयानिए की जंग है, फेक न्यूज़ है, स्पेस के अंदर कैसी वॉर है, सेमीकंडक्टर्स, इसमें यानी बहुत सारे फ्रंट्स हैं। ये ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी जंग के अलावा भी बहुत ज़्यादा फ्रंट्स हैं इसमें। और ब्रिक्स हैं, और साथ SCO, किस तरह से इत्तेहाद आगे चलते हैं क्या। अच्छा, तो एक तो ये हो गया इशू। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है साथ ही, वो ये कि अच्छा, एंजेला मर्केल और जर्मन के अंदर ये, एंजेला मर्केल ने दोबारा बात की है कि मैं जी बिल्कुल रशिया के साथ हमें होना चाहिए था, गैस लेनी चाहिए थी। ये जो बाइडेन सामिया ने आके हमारे साथ इशू खड़ा किया, अब ट्रंप आके जब दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, रशिया की तरफ जंग खत्म करवाएगा, तो हमारी जो नॉर्थ स्ट्रीम का सत्यानाश हुआ दरमियान में, उसका क्या बनेगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, और मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि ये बात ध्यान में रखें कि ये अल्टीमेटली ये जो यूक्रेन की जंग है, ये इसमें चाइना और रशिया अल्टीमेटली आर्कटिक पे जाएंगे। जो आर्कटिक है, जो कि जिसको आप कुतुब शुमाली कहते हैं, ये वहां तक जाएंगे। वहां पर जो है वो पोलर सिल्क रोड वहां पे बन रहा है, पोलर सिल्क, ठीक है। और ये 10 स्लाइड में उसको मैं बार बार ये बात करता हूं कि पोलर सिल्क रोड पे नजर रखें। और ये नॉर्थ सी का जो रूट है, ये नॉर्थ सी का रूट जो है, ये जो स्विस कैनाल से जो रास्ता है, ये स्विस कैनाल के रास्ते को बहुत छोटा कर देता है। स्विस कैनाल से अगर चलें तो एक लंबा वो जनाब, और ख़ास तौर पे भी हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है वहाँ पे स्विस कैनाल के थ्रू, तो बहुत तवील हो गया सारा। तो ये जो है आप देखें तो इसमें ये बिल्कुल यूरोप से सीधा ये सारा जो और अगर 10 स्लाइड हम देखें तो इसमें बिल्कुल पोलर सिल्क रोड के इसमें ट्रांस अटलांटिक रूट्स इसमें तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बर्फ़ तेज़ी के साथ पिघल रही है। और उसमें यूरोप और चाइना का फासला जो है वो सिर्फ 12-13 दिन का रह जाता है यहाँ से ऊपर से, यानी नॉर्दर्न रूट से, बजाय इसके कि वो स्विस कैनाल के थ्रू जाएं और लंबा एक रास्ता इख्तियार करें। तो इसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है, यहाँ फ़ौजी मशकें भी हो रही हैं यहाँ पर जो है। और एक थ्योरी ये भी मुख्तलिफ अखबारात में और जराइद में भी और थिंक टैंक्स में डिस्कस हो रही है कि अगर चाइना आर्कटिक के ऊपर रशिया का क्लेम एक्सेप्ट कर लेता है, तस्लीम कर लेता है, रशिया कब्जा करेगा। क्योंकि अगर मैप भी देखें तो बहुत बड़ा रशिया है। 11 स्लाइड हम देखें तो आपको रशिया, बहुत बड़ा रशिया नजर आता है। थोड़ा सा ग्रीनलैंड है, थोड़ा से बाकी मुल्क हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा, ये बोल कि रशिया ज़्यादा है। ये पूरा का पूरा रशिया है जो आपको एक तरफ नजर आता है। तो आर्कटिक के अंदर जो है वो रशिया का क्लेम अगर चाइना एक्सेप्ट करता है, तो जवाब में रशिया जो है वो साउथ चाइना सी पे जो चाइना का क्लेम है उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
एक ये बात चल रही है कि दोनों के दरमियान ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है आने वाले दिनों में। तो ये अब इशू ये है सारा कि इस पूरी पिक्चर में दूसरा जो फ्रंट है वो भी बड़ा उसमें सख्ती आ गई है। 3 उज़्बेक बाशिंदों को मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, और ना सिर्फ ये कि उनको गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उनकी जो तस्वीर हैं वो भी मीडिया को उन्होंने हैंड ओवर कर दी हैं। अब उसमें एक अजीज़ बेक कमालोविश है, एक जो है ओलंपी तोरोविश है, और एक जो है वो महमूद जॉन अबू रखीम। ये जो है ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है इन तीनों पे। ये उज़्बेक लोग हैं, उज़्बेकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो हैं ये इन्होंने जो रबाई ज़वी कोगन को अगवा किया था और उसके बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। तो इन 3 को गिरफ्तार करके इनकी तस्वीर सामने लाई गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि उज़्बेकिस्तान के लोग जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर ये सारा कुछ हुआ है तो फिर ये जो है ये एक नया, इसमें एक नया सिलसिला है कि तीसरे मुल्क पे या दूसरे मुल्क पे किसी तीसरे मुल्क का शहरी, ये मोल्दोवो और रशिया दोनों, मोल्दोवो और इजराइल दोनों का पासपोर्ट था और ये यूएई के रेजिडेंट थे। तो इसके ऊपर एक बड़ी सिक्योरिटी भी सख्त है मुख्तलिफ मुल्कों में, और ये वोस्टॉक का इलाका है ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली जंग जो है जो कब्जा होना है वो आर्कटिक पे होना है। आर्कटिक के ऊपर अल्टीमेटली कब्जा होना है। वहाँ पे गैस के ज़खायर हैं, वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो गैस के ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये यूक्रेन की जंग तेज़ी से ऊपर जाते 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 रशिया और चाइना जो है वो अल्टीमेटली आर्कटिक को उन्होंने कैप्चर करना है, और तकरीबन कर चुके हैं। वहाँ पे फौजी मशकें हो रही हैं वॉस्टॉक में। तो ये जो है ना, और वहाँ पे जो मुख्तलिफ आर्कटिक काउंसिल बनी हुई थी, मुख्तलिफ तंजीमों, तो मगरबी मुल्कों का अमेरिका का ध्यान बाकी जगहों पे किया है। तो वो ऊपर जो है वो आर्कटिक के इलाके में रशिया और चाइना जो है वो अपना तेज़ी के साथ अपना कब्जा बढ़ा रहा है। चाहे रोमानिया हाथ से निकल गया, रोमानिया नेटो की बेस है, अब रोमानिया के किस तरह करेगा, क्या करेगा, ये यहाँ पर आखिरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से 2 महीने का सीज़फायर हो जाए लेबनान और इसराइल के दरमियान। जो नेतन्याहू ने कहा था ना कि मैं एक तोहफा पेश करूंगा ट्रंप को कि मैं एक सीज़फायर उनको करके दूंगा, लेकिन वो सीज़फायर जो है वो क्या इस वक्त, क्योंकि उसमें फ्रांस जो है वो एक गारंटर होगा, फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एमॉस होस्टन भी पहुंचे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं। लेकिन उसमें इशू ये है कि एक तो ट्रक डेफिसिट है, दूसरी बात ये है कि तमाम तर जो कायदीन है उनकी शहादत के बावजूद हिजबुल्लाह ने पिछले 24-48 घंटों में भरपूर हमला किया। इतना बड़ा हमला जो यानी कोई 250 के करीब उन्होंने तल अवीव पे और बाकी इलाकों पे उन्होंने मिसाइल दाग दिए हैं। तो इशू सारा ये है कि वो इस मरहले पे अगर वो एक सीज़फायर की तरफ जाते हैं तो फिर गजा का क्या होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह वहाँ पर, और फिर लेबनान, क्योंकि कोशिश यही हो रही है कि लेबनान आर्मी को किसी तरह से सेपरेट कर दिया जाए हिजबुल्लाह के साथ। लेकिन लेबनान की जो आर्मी है उसको भी बात का अच्छी तरह इल्म है कि यहाँ पर खाना जंगी हो जाएगी, मतलब है कि लेबनान में खाना जंगी हो जाएगी अगर हमने गजा पे और हिजबुल्लाह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो पहले ही वही जो मजहबी हवालों से और फिरका वाराना इसमें जंग आपस में हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डॉक्टर साहब, इससे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर साहब एक तो अपनी बात में मुकम्मल कीजिएगा, फिर दूसरा इस पर भी बताइएगा कि जो बेलारूसी वफ्द आ रहा है वो किस तरह से सूदमंद साबित हो सकता है पाकिस्तानी मईशत के लिए भी और दीगर शोबों के लिए भी, और पाक अफगान कशीदगी को कम करने के लिए चीन भी काफी मुतहारिक दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये बेलारूस के साथ पाकिस्तान का देखें बहुत इंपॉर्टेंट है बेलारूस की इस वक्त, मतलब स्ट्रेटेजिकली बेलारूस जो है ये रशिया के स्फीयर में आता है, और बेलारूस जो है वो बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे लुकाशेंको विजिट करते हैं खुद, ठीक है, और बहुत करीब, यानी बेलारूस के पाकिस्तान आने का मतलब ये है कि एक तरह से कि ये इसमें जाहिर है कि कोई ज़राअत के मामलात भी होंगे, कोई मईशत उनकी, मुझे नहीं पता कि माशी हवाले से कोई, लेकिन स्ट्रेटेजिक हवाले से, क्योंकि इसमें ये स्ट्रेटेजिक का इशू है। ये जो है
बेलारूस के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक पोजीशनिंग जो है वो ले रहा है, और वो पोजीशनिंग जो है वो वेस्ट के साथ तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, जैसे हैं वो ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी और खासतौर यूरोप के साथ भी। यूरोप जो है वो मतलब अमेरिका से जान छुड़ा रहा है। ये अब देखें, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये यूरोप भी अब डिफाइन करना मुश्किल है ना कि यूरोप में ईयू कौन सा मुल्क किधर आ गया, मैक्रोन क्या करेंगे, आगे इलेक्शन में क्या होगा, जर्मनी के रोमानिया कहाँ जाएगा, कैसे होगा, तो यूरोप इस वक्त खिंच पे। जो दूसरी जो बात है वो एक और वाकया पेश आया है जो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। ये 28 साल जेम्स स्कॉट एंडरसन है। ये जेम्स स्कॉट एंडरसन जो हैं ये 28 साल इनकी एज है, और कई साल तक ये जो है ये बरतानिया की जो फौज है उसका जो सिग्नल्स ब्रांच है उसमें ये काम करते रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि सिग्नल ब्रांच में इन्होंने काम किया, और 3 साल पहले जब ये एक तंजीम बनी इंटरनेशनल लीजन फॉर यूक्रेन करके, जिसमें वो साबिका फौजियों ने जाना था, दरमियान में कुछ इन्होंने इनको कुछ अरसे के लिए मेरे ख्याल से ब्रिटिश पुलिस ने भी इनको अरेस्ट कर लिया था। एनीवे ये वहाँ चले गए और ये वहाँ लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते ये रशिया के अंदर कूद गए। ये बरतानवी शहरी हैं, रशिया ने इनको पकड़ लिया और ये रशिया के कब्जे में है, और रशिया ने इनको पकड़ के और वहाँ पर अब ये इनकी जो फैमिली है और जो तस्वीर जारी कर दी वहाँ की मीडिया ने कि ये हमने बरतानवी शहरी को अपनी सरजमीन से, ये जेम्स स्कॉट एंडरसन को रशियन सॉइल से ब्रिटिश फॉर्मर सर्विसमैन को हमने अरेस्ट कर लिया। और अब ये है कि ये इस बात के इम्कानात हैं, मैं नहीं जानता ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये कि इनको परेड करवाया जाएगा वहाँ के मीडिया के सामने और टीवी पे और हर तरह से सामने, क्योंकि एक छोटा सा इनकी बात अभी तक तो सामने आई है, जो बयान वहाँ पे मुख्तलिफ रशिया के जो चैनल्स हैं उन पे वो आ रहा है, वो ये है कि मैं नहीं आना चाह रहा था, मुझे ज़बरदस्ती भेजा है। लेकिन अब ये जो गिरफ्तार करके ये जो तस्वीर जारी हुई है उसके साथ ही ये स्टेटमेंट है कि जी मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था, मैं तो नहीं आना चाह रहा था। लेकिन अब ये मज़ीद कोई बात करेंगे इनको, अब वो मज़ीद जो बात करेंगे रशियन मीडिया पे, तो वो बात ऐसी होगी जो बरतानिया के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, शैडो स्टॉर्म मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने ब्रिटेन ने दिए हैं और वो भी यूज़ हो रहे हैं, उसके साथ जो है वो एक्टिव्स जो है वो भी यूज़ हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से रशिया को। यह रशिया ने पूरी अपनी न्यूक्लियर उस पर चेंज की डॉक्ट्रिन। अब ये इतने सारे फ्रंट्स इसमें खुल गए हैं और खुलते चले जा रहे हैं कि इस दौरान देखना यह है कि ये जो ट्रंप के आने से पहले पहले, लेकिन ट्रंप की जो टीम है वो टीम किस तरह जेल इन होती है, क्या होता है, कैसे आगे मामला जो हैं वो यानी अगले 1-2 महीनों में 20 जनवरी तक, 20 जनवरी सुबह 11 बजे मकामी टाइम, जबकि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी वाइट हाउस के लॉन में, उस वक्त तक क्या सूरत हाल दुनिया भर में होती है। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है कि यहाँ पर ऐसा मैन मेड क्राइसिस खड़ा है, ऐसा मैन मेड क्राइसिस खड़ा हुआ है कि उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि मुल्क में पॉलिटिकल टोटल केओस है, टोटल केओस, हु इज कॉलिंग शॉट्स किसी को नहीं पता, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, कैपिटल सीज हुआ हुआ है चारों तरफ से। यहाँ पे अगर मुज़ाकरात फिर नाकाम हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता शेलिंग होती है, यहाँ पे क्या इश्यूज होते हैं। उधर आप देखें कि शहादतें कितनी हो रही हैं, जो उससे हट के जो ये वाक़या पेश आया है कोरम का, जो भी डिस्कस ही नहीं, हमने उसमें बात ही नहीं, डिटेल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू ये है। और फिर बलूचिस्तान के जो वाक़यात हैं, और फिर तो अब ऐसे इस पूरी सूरत हाल में ग्लोबल केओस हो और एक कई महाज खुल रहे हों, और उन कई महाजों के दरमियान एक मुल्क का दारुल हुकूमत जो है उसके आस पास आगे पीछे बिल्कुल जैसे होते हैं ना अटकेलियाँ सी हो रही हैं। वो एक शख्सियत आती है टीवी पे, वो एक मजाक करके, वो टॉन्ट करके, तंज करके, अच्छा जी क्या होगा, अच्छा जी ये होगा। ये अरेंजमेंट नहीं काम कर रहा, ये बात में ये ख़त्म हो चुका है। ये अरेंजमेंट टोटल फेलियर है, ये फेल हो चुका है। ये जो अरेंजमेंट बना था ये नहीं काम कर रहा। अब इसमें जो पार्टीज मौजूद हैं उन्होंने पोजीशनिंग इख्तियार करनी है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं, इसमें बिलावल या जरदारी साहब या बाकी शख्सियत क्या, इसमें अरेंजमेंट में वो क्या उनका नुक्ता नज़र, ये अरेंजमेंट फेल हो चुका है।
ठीक है ना। और उसका नतीजा ये निकला है कि ईवानों के फैसले मैदानों में हो रहे हैं और सड़कों में लोग हैं, क्योंकि ईवान वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है सारा, तो हम तो घेरेंगे, और वो घेर लिया। अब उसमें 100 लोगों, 1000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, जो भी, शहर तो बंद पड़ा हुआ है। इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ ना कोई इंसानी जान जानी चाहिए, ना ये शहरियों के लिए प्रॉब्लम्स होने चाहिए, ना यहाँ पे। और पुलिस वाले देखें, हमारे भाई हैं वो, अब उनका एक शहादत वहाँ पे हो गई, वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मैं आज मेरे पुलिस एहलकारों से आज भी और कल भी बात हो, वो कहते हैं हमें हमारा एक इशू उठाएं कि हमें ये खाना नहीं मिलता ड्यूटी पे, सर्दी शुरू हो गई है, उन्हें खाना, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता। हमारे जो ये जो एक हरामखोर एलिट बैठी है, ये उन्हें खाना नहीं देती, ठीक है, उनका शायद खाना भी खा जाती है खुद पुलिस एहलकारों का, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए और आवाम की सिक्योरिटी के लिए और पूरे मुल्क को सिक्योर करें। उनको तो बराए करम, उनका खुद तो खाली है हराम का बहुत, उनके पुलिस एहलकारों के भी खाने का और उनकी खुराक का ये कोई अरेंजमेंट करें। और ये जो बदमस्त हाथियों की तरह घूम रहा है, ये अरेंजमेंट में चंद शख्सियात घूम रही हैं, मैं तवक्को करता हूँ कि उधर से संजीदा लोग आएंगे, ये मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो आके शरीक होंगे। उधर से तहरीक इंसाफ के भी संजीदा रहनुमा आगे आएंगे। और जो जिस तरह से टॉन्ट, और देखें इस तरह के जब हालात कशीदा होते हैं ना, तो उसको टेम्परेचर को डाउन किया जाता है अगर इस तरह की बातें कर करके, क्योंकि वो सारा ये जैसे होता है ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, उसका खाना पीना ही जंगों पे चल रहा होता है। इनका इस अरेंजमेंट में कुछ शख्सियात का लगता है खाना पीना ही इस पे चल रहा है कि ये तलखियाँ होती रहें, लोग मरते रहें, ऐसा हम बैठे रहें, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता, मुल्क को आगे लेके चलना है ना। कुछ वो लचक दिखाएं, तहरीक इंसाफ लचक दिखाए, कुछ ये लचक दिखाएं, शहर खोलें, मुज़ाकरात करें, टॉक्स करें, दोनों अपने अपने जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटे, अदारे भी थोड़ा सा देखें मुल्क के हालात को, इधर से पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो, वो भी अपनी ईगोज को हटा के शहर खोलें। लोगों की जानें जा रही हैं, यहाँ पे मईशत तबाह हो रही है मुल्क की, तो ये अपने उसमें हंगर गेम्स ही नहीं ख़त्म हो रहे इनके। तो मैं तो ये उम्मीद कर, हालात तो देखें इलाके, अब ये हुतीज़ जो हैं अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई बात, यानी हुतीज़ जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर जहाँ पर बेलारूस और वो यूक्रेन और वो सारे मामलात, उन्होंने ब्रिटिश बंदा पकड़ लिया है, यूएई में मर्डर हो गया है, उसके लिंक्स, अब ये जाहिर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो ये हुतीज़ को कैसे संभालेगी। मैं दोबारा बात कह रहा हूँ कि जैरेड कुश्नर का रोल नहीं होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उनके बेटे का रोल होगा, और उनके बेटे सबको लेकर आ रहे हैं। ये जो जेडी वांस हैं या बाकी जो सेक्रेटरी हैं उनके, अब कैबिनेट तकरीबन कंप्लीट हो गई है उनकी, ये हो सकता है कि सेक्रेटरी डिफेंस उनके जो हैं हेक्सेट, उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात वगैरह लग रहे हैं, लेकिन वो लड़ भी रहे हैं उनसे, लेकिन प्रेशर है कि शायद वो हट जाए पीछे जाए। अटॉर्नी जनरल ने रिज़ाइन किया था, उनको हटाने की कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल से शायद वो इतनी आसानी से ना हटें, लेकिन ये है कि चूँकि वो जनरल्स वगैरह की लिस्टें बना रहे थे तो उनको हटाने की काफ़ी तेज़ी के साथ कंपेन शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल जो भी कुछ होता है उसे कतई नज़र हम अपने मामलात को नहीं संभालेंगे। मुझे बताएं कि बेलारूस से या बाकी, बेलारूस की इंपॉर्टेंस बहुत है इस वक्त, उनके वक्त की बहुत इंपॉर्टेंस। आप देखें तो सही नहीं, जॉर्जिया का इलेक्शन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूरोप, अब इसमें ये क्या है कि जी वो मतलब है कि मैनमेड क्राइसिस खड़ा है, और ये मैनमेड क्राइसिस से फ़ायदा उठाते हुए दरमियान में सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये उलझे हुए अपने छोटे छोटे चक्रों में, इसलिए वो सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हो गया, शहादतें हो रही हैं, इकॉनमी का कौन ठीक करे। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ, माल जान, कारोबार, बच्चों के स्कूल बंद हैं सबके, इस्लामाबाद के अंदर भी और पूरे मुल्क में लोग परेशान हैं, हिजान है। ये जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं सारे, अब देखें ना इंटरनेट बंद, कभी स्लो हो जाता है, कभी चल पड़ता है, अच्छा वो अपने आप ही चल पड़ता है, मतलब अचानक वो भी ऑटो हो गया है, वो भी किसी के काबू में नहीं है, वो भी लगता है कि इस अरेंजमेंट के हाथ से निकल गया। ये कहते हैं बंद है, वो चल पड़ता है, अच्छा ये कहते हैं ये जो इसको चलाओ तो वो बंद हो जाता है, मतलब इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या है जी। इंटरनेट में इनके हाथ से वो भी ऑटो हो गया सारा, वो भी लगता है स्टारलिंक पे इलॉन मस्क ने अपना चला दिया कहीं इलाके पाकिस्तान में जी। बिल्कुल, यानी डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की जाने माना चाहिए, तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का नाज़रीन। फिलवक्त आज के लिए दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।